गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री से मिले मनोहर लाल खट्टर, कहा 2-3 दिन में निकल सकता है हल। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कृषि कानूनों पर चर्चा की। कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मेरा मानना है कि अगले 2 से 3 दिनों में सरकार और किसानों में बात हो सकती है। किसानों के विरोध का समाधान चर्चा के माध्यम से निकालना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस मुद्दे को जल्द ही हल किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी की बैठक में राहुल बोले, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत कई सदस्य लगातार संगठन में बदलाव की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को बैठक की। इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वह उसे निभाएंगे। दोस्तों मीटिंग की खास बात यह रही कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी से अध्यक्ष पद को संभालने का आग्रह किया था। समाचार एजेंसी ANI के सूत्रों से हवाले से खबर मिली है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ही पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल ने कहा है कि इस मुद्दे को चुनाव पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद ही कांग्रेस नेताओं ने उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाने की इच्छा जाहिर की थी। दोस्तों समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि मैं वरिष्ठ नेताओं को महत्व देता हूं। इनमें से बहुत सारे लोगों ने मेरे पिता के साथ काम किया है। अध्यक्ष बनने के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाने के लिए मैं तैयार हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में 1 जनवरी से खुलेंगे कक्षा 10वीं और 12वीं के स्कूल, राज्य सरकार ने किया फैसला। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज यानी कि PUC को कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों के लिए 1 जनवरी से फिर से खोलने का शनिवार को निर्णय किया है, जो इस महामारी की स्थिति के कारण बंद थे। दरअसल दोस्तों राज्य सरकार के साथ ही विद्यागमन कार्यक्रम भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो कक्षा 6 से कक्षा 9 तक के छात्रों के लिए सतत स्कूली शिक्षा सक्षम बनाएगा। राज्यों में स्कूल और PU कॉलेजों को फिर से खोलने का निर्णय मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि स्कूलों को फिर से खोलने पर इस महामारी के लिए राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा दी गई सलाह पर लगभग 1 घंटे तक विस्तार से चर्चा की गई। उसके बाद यह फैसला लिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। RBI ने PMC बैंक पर लगी पाबंदियां बढ़ाई। 31 मार्च तक खाताधारकों को नहीं मिलेगी यह सुविधा। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोटालों के आरोपों से घिरे और आर्थिक संकट का समाधान कर रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी कि PMC बैंक पर लगी पाबंदियों को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि 23 सितंबर 2019 को जारी निर्देश, जिन्हें समय समय पर संशोधित किया गया है, कि वैधता को 23 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। हालांकि बैंक के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि इसके रिकंस्ट्रक्शन और इसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट यानी कि हिस्सेदारी खरीदने के लिए अब तक 4 एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOL प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते महीने PMC बैंक ने निवेश या इक्विटी भागीदारी के जरिए उसके पुनर्गठन के लिए संभावित निवेशकों से रुचि पत्र मांगा था। इन EOIS को जमा कराने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर थी, जिसमें 4 निवेशकों ने दिलचस्पी भी दिखाई है। हालांकि RBI ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि किन कंपनियों या निवेशकों ने PMC में हिस्सेदारी खरीदने के लिए EOL जमा किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। हनुमान बेनीवाल का संसदीय समितियों से इस्तीफा, कृषि कानून वापस लेने की थी मांग। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से 26 नवंबर से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब भी जारी है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पास किए गए कृषि बिलों के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन को करीब 30 राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। तमाम पार्टियां किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही है। इसी बीच दोस्तों खबर है कि अब किसानों के समर्थन में NDA के सहयोगी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को 3 संसदीय समितियों से इस्तीफा
इस्तीफा दे दिया। इस बात की जानकारी खुद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने ट्विटर के जरिए साझा की है। ट्विटर के मुताबिक आरएलपी संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में संसद की औद्योगिक याचिका व पेट्रोलियम मंत्रालय की कमेटी से त्याग पत्र दे दिया है। बेनीवाल ने अपने इस्तीफे की कॉपी भी साझा की है, जिसमें उन्होंने इस्तीफे की वजह किसान आंदोलन को बताया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात में 237 किलो नारकोटिक्स बरामदगी केस में 6 पाकिस्तानियों समेत 7 के खिलाफ चार्जशीट दायर। जी हां दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मई 2019 में गुजरात से 237 किलो नशीले पदार्थों की जब्ती के मामले में 6 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं। सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी, यूपीए अधिनियम यूएपीए और एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। एनआईए की चार्जशीट में नामजद 7 आरोपियों में सफदर अली, अलाही अगियारा, अजीम खान, अब्दुल अजीज, गुफ्फूर अब्दुल और मोहम्मद मलाह, ये सभी 6 पाकिस्तानी कराची के रहने वाले हैं। इनका साथ देने वाले भारतीय नागरिक गुजरात के भेट द्वारका का रहने वाला रमजान है। नशे का कारोबार करने वाले सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एनआईए अधिकारी के मुताबिक कच्छ में जाउक फोर्ट के पास पाकिस्तानी जहाज अल मदीना से नशे की ये बड़ी खेप बरामद हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जाते जाते भी चीन को बख्शने के मूड में नहीं है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब 59 कंपनियों पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति पद को अलविदा कहने से पहले डोनाल्ड ट्रंप चीन को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने चीन को एक और तगड़ा झटका देते हुए बड़ी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने 59 चीनी साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। इसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन SMIC भी शामिल है। अमेरिका ने इन कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है, साथ ही विदेश नीति के विपरीत करार दिया है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ कई बड़े और सख्त कदम उठा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी से इस जंग में अमेरिका के पास अब 2 वैक्सीन, मॉडर्ना के इमरजेंसी इस्तेमाल को भी मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, इस महामारी से इस जंग में अमेरिका ने मॉडर्ना की इस महामारी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले अमेरिका फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे चुका है। यानी कि दोस्तों अब इस महामारी से मुकाबले के लिए अमेरिका के पास 2 विकल्प हो गए हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA से मंजूरी मिलने के बाद मॉडर्ना ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। दोस्तों माना जा रहा है कि अगले हफ्ते से टीकाकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। मॉडर्ना ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस महामारी वायरस की रोकथाम के लिए हमें FDA से वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। FDA के एक पैनल ने कहा कि वैक्सीन 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में इस महामारी के जोखिम को कम करने में कारगर है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी पैनल ने फाइजर और जर्मन पोल्टर बायोनटेक की वैक्सीन को हरी झंडी दी थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के मामले 1 करोड़ को पार कर गए हैं, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,45,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सबसे बड़ा दंश महाराष्ट्र झेल रहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक इस महामारी के 18,88,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमित
संक्रमितों का आंकड़ा 7,55,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 16,71,000 को पार कर गई है। दोस्तों इस महामारी का सबसे बड़ा प्रभाव अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में अब तक 1,75,00,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राज़ील का है। ब्राज़ील में 71,62,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, जर्मनी, कोलंबिया, मैक्सिको, पोलैंड, ईरान आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चेक से भुगतान के लिए 1 जनवरी से लागू होगी नई व्यवस्था। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 1 जनवरी 2021 से चेक से भुगतान के लिए एक नया नियम लाने का फैसला किया है। इसे पॉजिटिव पे सिस्टम कहा जाता है, जिसके तहत 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की पुनः पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है। इस सुविधा का लाभ खाता धारक के विवेक पर होगा। हालांकि बैंक 5 लाख और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकती है। दोस्तों सकारात्मक भुगतान व्यवस्था के तहत चेक जारी करने वाले को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के माध्यम से चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्यौरा देना होगा। इसमें तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और राशि के बारे में जानकारी देनी होगी। इस ब्यौरे का चेक के भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से पहले मिलान किया जाएगा। अगर कोई विसंगति यानी कि गलती पाई जाती है तो उसकी जानकारी चेक समाशोधन प्रणाली भुगतान बैंक और प्रस्तुत करने वाले बैंक को देना होगा। इसे दुरुस्त करने के लिए कदम भी उठाए जाएंगे और अगर जानकारी गलत होती है तो चेक का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट। लगातार गिर रहा है पारा, शीतलहर की चपेट में है दिल्ली एनसीआर। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अब लोगों के लिए सर्दी बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। दिल्ली में पारा लगातार गिर रहा है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि दिल्ली इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में दोस्तों आज न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दिन भर लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ा। इस पूरे हफ्ते सर्दी इसी तरह बनी रहने की संभावना है। दिसंबर के अंत तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं दोस्तों इन दिनों पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बर्फीली हवाओं से पारा लुढ़क रहा है, 3 डिग्री तक पहुंच गया है। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेस्ट बंगाल इलेक्शन, इस्तीफे के बाद टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी ने लिया यू टर्न, कहा ममता बनर्जी से मांगेंगे माफी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी उथल पुथल जारी है। एक तरफ टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रीमो उनके भाजपा में शामिल होने पर विरोध जता रहे हैं। ऐसे में जितेंद्र तिवारी ने यू टर्न ले लिया है। उनका कहना है कि टीएमसी से हूं और रहूंगा। दरअसल दोस्तों गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी फिर वापस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी से माफी मांग लेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं टीएमसी से हूं और रहूंगा। उनके इस्तीफे को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोको कोला का ऐलान, 9% आय गिरने के बाद 2200 लोगों को दिखाएगी बाहर का रास्ता। जी हां दोस्तों, विश्व की जानी मानी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोको कोला अपने 2200 कर्मचारियों का क्रिसमस पर त्योहार फीका करने जा रही है। इस महामारी की वजह से आय में गिरावट के चलते कंपनी ने यह फैसला लिया है। योजना के तहत अमेरिका से ही करीब 1200 कर्मचारी निकाले जाएंगे। कंपनी को जिन जगह से मुख्य आय होती है, जैसे कि सिनेमा हॉल, बार और स्टेडियम, वहां पर काफी कम संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसे में यहां पर सॉफ्ट ड्रिंक की मांग काफी कम हो गई है, जिससे आय पर काफी असर पड़ा है। कोको कोला के सेल्स का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं पब्लिक सेल से आता है। कंपनी की आय 9% गिर गई है। ऐसे में इस साल की शुरुआत में कोको कोला के पास 86,200 कर्मचारी थे। अमेरिका में ही केवल 10,400 कर्मचारी कोको कोला में काम करते थे। लेकिन दोस्तों फिलहाल आय में कमी के कारण कोको कोला कंपनी लगातार अपने एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
फारूक अब्दुल्ला के 12 करोड़ की संपत्ति जब्त, भ्रष्टाचार मामले की जांच में कार्यवाही। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा अटैच किया गया है। यह केस जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन JKCA से जुड़ा है। एजेंसी के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी परिवर्तन निर्देशालय जम्मू कश्मीर क्रिकेट निकाय से जुड़े धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपों की जांच कर रही है। सीबीआई ने 2002-11 के बीच 43.69 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी के लिए 2018 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अब्दुल्ला और 3 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। बर्न्स का नाबाद अर्धशतक भी हुआ। जी हां दोस्तों, मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में एडिलेड में भारत को शनिवार को 8 विकेट के अंतर से बुरी तरीके से हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत की दूसरी पारी में उसे उसके इतिहास के न्यूनतम 36 रन पर समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 90 रन का अप्रत्याशित टारगेट मिला था, जो उसने 2 विकेट खोकर दूसरे सेशन में हासिल कर लिया। जो बर्न्स ने फॉर्म में लौटते हुए नाबाद 31 रन की पारी खेली, जबकि मैथ्यू वेड ने 33 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में 244 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली पारी में 191 रन बना पाई और भारत को 53 रन की बढ़त मिली। लेकिन तीसरे दिन वह हुआ जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में करीब 46 साल पहले हुआ था। दरअसल दोस्तों, हेजलवुड और कमिंस ने भारतीय बल्लेबाजी को हत्थे से उखाड़ दिया। हेजलवुड ने 5 विकेट लिए तो कमिंस ने 4 विकेट हासिल किए। इस तरीके से 36 रन के स्कोर पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पीएचडी छात्रों के लिए सोमवार से खुलेगा JNU। बाहर से आने वाले छात्रों को 7 दिन तक रहना होगा क्वारंटीन। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी के बीच कई स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। इसी के तहत दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU चौथे चरण के तहत पीएचडी के छात्रों के लिए 21 दिसंबर से कैंपस खोलने जा रहे हैं। छात्रों को बाहर से आने और JNU पहुंचने से पहले 7 दिनों तक सेल्फ क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है। उन्हें इस संबंध में एक सेल्फ डिक्लेरेशन यूनिवर्सिटी को देना होगा। JNU के कुल सचिव प्रमोद कुमार ने शनिवार को बताया कि सभी स्कूलों के पीएचडी छात्रों को जिन्हें प्रयोगशाला के इस्तेमाल की जरूरत है 31 दिसंबर से कैंपस आने की अनुमति होगी। कहीं बाहर से दिल्ली पहुंचने और कैंपस ज्वाइन करने से पहले छात्रों को अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक खुद को पृथकवास यानी कि क्वारंटीन में रखना होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताना है सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में कितनी सेंचुरीज मारी है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर की टेस्ट क्रिकेट में कितनी सेंचुरी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।